अब हम कर रहे थे हिस्ट्री चैप्टर 1 दैट इज़ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तक हमने 8 वीडियोस कर लिए हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली, जर्मनी और इटली का फॉर्मेशन कैसे हुआ, नेशनलिज्म वहाँ कैसे लागू हुआ, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया था। अभी हम देखेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी कि हम नेशन को कैसे देखते हैं या फिर हम कैसे इसको इमेजिन कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है, तो ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। तो अब हम देखते हैं। तो while it is the easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, how does one go about giving a face to a nation? तो अगर हम बात करें नेशन की, तो नेशन एक फिजिकल एंटिटी है, फिजिकल थिंग है, ये हमें पता है। तो अगर हम किसी रूलर की बात करें, किसी किंग की बात करें, तो उसका स्टैचू बना के हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी नेशन को, किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करना हो, तो उसको हम कैसे विजुअलाइज करेंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। आर्टिस्ट इन द 18th and 19th century found a way out by the personify a nation। जितने भी आर्टिस्ट थे 19th 18th सेंचुरी के, उन्होंने नेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या निकाला, उसको पर्सोनिफाई कर दिया इन अ कंट्री एज अ इफ इट वर अ पर्सन। उन्होंने कंट्री को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि वो एक पर्सन हो। नेशन वर देन पोर्ट्रेट एज अ फीमेल फिगर, और नेशन को उन्होंने एज अ फीमेल फिगर पर्सोनिफाई किया। फॉर एग्जांपल हम इंडिया को ही ले सकते हैं कि इंडिया में हम भारत माता कहते हैं, तो हमने क्या किया, इंडिया को फीमेल फिगर में पर्सोनिफाई कर दिया। The female form that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life। और ये किसी भी हम personify जब करते हैं किसी nation को, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी वुमेन की उस रियल लाइफ से उसको जोड़ रहे हैं। रैदर इज साउट टू गिव एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन इन अ कॉन्क्रीट फॉर्म, जबकि ये हमें एक नेशन का कॉन्क्रीट आइडिया देता है। दैट इज़ अ फीमेल फिगर बिकम एलिगरी ऑफ अ नेशन। और जब हम किसी नेशन को फीमेल फिगर से पर्सोनिफाई कर देते हैं तो उसको एलिगरी बोलते हैं। यू विल रिकॉल that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray such idea such as liberty, justice and republic। तो अगर हम फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात करें, जो हम 9th में पढ़ के आ चुके हैं, तो आर्टिस्ट जो थे उन्होंने फीमेल फिगर को चूज़ किया, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, लिबर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जस्टिस को रिप्रेजेंट करने के लिए और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। दीज आइडियल वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिम्बल्स। और जब हम किसी को पर्सोनिफाई करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिम्बल का यूज़ करते हैं। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप इन अ ब्रोकिंग चेन। अगर हमें लिबर्टी के, हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ध्यान में रखें तो उसके पास रेड कैप, ब्रोकन चेन। वाइल अगर हम जस्टिस को कंसीडर करें तो एक लेडी होती है जो ब्लाइंड फोल्डेड होती है, अपने हाथ में तराजू वेइंग स्केल लिए होती है, ठीक है। तो उसको हमने क्या कर दिया कि हमने लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक को भी आर्टिस्ट ने क्या किया, उस टाइम पीरियड में पर्सोनिफाई कर दिया। Similarly, the female allegory were invented by the artist in the 19th century to represent a nation। 19th century में ऐसे ही फीमेल फिगर को रिप्रेजेंट किया गया एज ए नेशन। इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मारिन, अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम। फ्रांस में क्रिश्चियन मारिन का नाम लिया गया, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम से जुड़ा हुआ था, क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ था। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जो कि किससे रिलेट करता था या फिर उसको लोग क्या मानते थे, वहाँ के फीमेल फिगर एज अ यूरोप में, फ्रांस में उसको एज अ फीमेल फिगर कंट्री को, नेशन को पर्सोनिफाई किया गया। हर कैरेक्टरिस्टिक वर ड्रॉन फ्रॉम दोज लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, ट्राई कलर एंड कोकैड। स्टैचू ऑफ मरीन वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर। और जो स्टैचू था उसको एज ए लिबर्टी, एज ए रिपब्लिक उसको रिप्रेजेंट किया गया, रेड कैप में रिप्रेजेंट किया गया, ट्राई कलर में रिप्रेजेंट किया गया। और ये जो मरीन का स्टैचू था उसके
ऑल ओवर फ्रांस में पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक स्क्वायर, पब्लिक एज अ नेशन सिंबल यूनिटी के नाम पे उसको हर जगह स्टैब्लिश कर दिया गया. टू परस्यूड देम टू आइडेंटिफाई वेयर द मैरिन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन द कॉइन ऑन स्टैम्प. और इसकी इम्पोर्टेंस को और बढ़ाने के लिए जो मरीन की इमेजेस थी वो वहाँ की कॉइन और स्टैम्प पे रखा जाने लगा. Similarly, Germania became the allegory of the German nation. In a visual representation, Germania wears the crown of oak leaves as a German oak stand for heroism. इसी तरह जैसे कि फ्रांस में मारिन को रिप्रेजेंट किया गया था एज अ फीमेल फिगर, वैसे ही जर्मन के लिए जमीनिया को रिप्रेजेंट किया गया था एज अ फीमेल फिगर. इसके स्टैचू को हर जगह पब्लिक प्लेसेस पे लगाया गया. और जो जमीनिया थी वो क्या पहनती थी, एक ओक लीव्स का क्राउन पहनती थी. जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, उसने ओक लीफ का एक क्राउन पहना है. ये जर्मीनिया की पिक्चर दी गई है. और यहाँ पे एक एलेगरी का मीनिंग भी दिया गया. व्हेन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ पर्सन और अ थिंग. एंड एलेगरी स्टोरी हैज़ टू मीनिंग, वन लिटरल एंड वन इज सिम्बोलिक. जो एलेगरी का मीनिंग है उसका अगर हम लिटरल मीनिंग निकालें तो वो अलग होगा, अगर उसका हम सिम्बोलिक मीनिंग निकालें तो वो अलग होगा. और इसको यूज़ किस लिए किया जाता है, किसी भी पर्सन और थिंग को उसकी आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए. अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 6, दैट इज़ नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म. By the last quarter of 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiment of the first half of the century, but became the narrow creed with the limited ends. अगर हम 19th सेंचुरी के अंतिम क्वार्टर में यानी कि अराउंड 1875 के बाद की बात करें तो जो नेशनलिज्म लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट था, जो नेशनलिज्म था वो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट से अलग हो चुका था. जो नेशनलिज्म की जो नेशनलिज्म की नैरो आइडियोलॉजी बन चुकी थी, जिसका यूज़ लोगों को भड़काने के लिए किया जाने लगा. इस काल में नेशनलिस्ट ग्रुप बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट हो गए थे, जो वॉर पे जाने के लिए कभी भी रेडी हो सकते थे. एवरी रेडी टू गो वॉर. द मेजर यूरोपियन पावर in turn manipulated the nationalist aspiration and subject people in the Europe for their own imperialist aims. तो जो यूरोपियन पावर थी उन्होंने इसका यूज़ नेशनलिस्ट को भड़काने के लिए शुरू कर दिया ताकि वो एक अपना इम्पीरियल स्टेट, इम्पीरियल मीन्स साम्राज्य बना सके. द मोस्ट सीरियस source of The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkan. जो most serious nationalist की जो problem थी वो कब शुरू हुई, 1871 में. वो area कौन सा था, Balkans. The Balkan was a region of geographical and ethnic variation comprising the modern day. जो बाल्कन था वहाँ पे जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन बहुत ज़्यादा थी. और अगर हम आज की डेट में देखें तो वो कौन कौन से एरिया को कवर करता था, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मेसेडोना, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना एंड स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टीग्रो, whose inhabited were broadly known as slaves. और यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको क्या बोलते थे, slaves. A large part of Balkan was under the control of Ottoman Empire. और जो बाल्कन का ज़्यादातर पार्ट था वो ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था. The spread of the idea of romantic nationalism in Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. जो रोमांटिक नेशनलिज्म का आइडिया था बाल्कन्स में, वो
ऑटोमन एम्पायर को डिसइंटीग्रेट होने के लिए मजबूर कर दिया. ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी द ऑटोमन एम्पायर हैज साउटेड टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ थ्रू मॉडर्नाइजिंग एंड इंटरनल रिफॉर्म. बट और अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो जो ऑटोमन एम्पायर था उसने अपने आप को स्ट्रेंथन, उसकी मतलब मजबूत और ज़्यादा मजबूत करने के लिए उसने मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया अपने किंगडम को, इंटरनल रिफॉर्म्स लाने शुरू कर दिए. बट विद द वेरी लिटिल सक्सेस, लेकिन इसमें सक्सेस बहुत कम मिली. वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस. और धीरे धीरे जो ऑटोमन एम्पायर से जो यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट थे वो धीरे धीरे ब्रोक होते गए और अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते गए. The Balkan people based their claims for independence or the political right on the nationality and used history to prove that they had once been independent. जो बाल्कन रीजन के लोग थे उन्होंने अपने आप को क्या प्रूव करना शुरू कर दिया कि वो इससे पहले वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में थे, बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन द सब्जुगेटेड बाय द फॉरेन पावर. और बाद में इन्होंने जो फॉरेन पावर्स थी उन्होंने कब्जा कर लिया बाल्कन स्टेट्स पे. हेंस द रिबेलियस नेशनलिस्ट इन बाल्कन थॉट ऑफ द स्ट्रगल एज अटेम्प्ट टू विन बैक एंड लॉन्ग लॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस. और इसी तरह जो बाल्कन का आइडिया था इंडिपेंडेंस को वो बहुत ही लंबा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के रूप में चला. एज अ डिफरेंट साल्विक नेशनैलिटी, जैसे कि हमने बात किया कि जो बाल्कन रीजन में रहते थे उनको स्लेव्स बोला जाता था. तो एज अ डिफरेंट Slavic nationalities struggle to define their identity and independence. The Balkan area become intense conflict. अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करने वाले लोग जो बाल्कन में रहते थे वो एरिया बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग बन गया. The Balkan states were fiercely jealous of each other and each hoped to gain more territory and the expense of other. जो बाल्कन स्टेट थे वो आपस में ही एक दूसरे से जेलस होने लगे और ऐसा वो चाहते थे कि वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करें. मैटर वर further complicated because the Balkan also became the sense of big power rivalry. और जो मैटर था वो और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब बाल्कन्स जो थे वो अपनी पावर की राइवलरी को और ज़्यादा दिखाने लगे या फिर बिग पावर में कन्वर्ट होने लगे. During this period there was intense rivalry among the European power. और इसी टाइम पीरियड पे यूरोपियन पावर आपस में ही बहुत ज़्यादा टकराव करने लगे या फिर अपने एक दूसरे को राइवलरी समझने लगे ओवर अ ट्रेड कॉलोनी एज वेल एज द नेवल एंड मिलिट्री माइट. और उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ट्रेड कॉलोनीज, नेवल और मिलिट्री पर भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होने लगा या फिर बढ़ने लगा. दीज राइवलरी वर वेरी एविडेंट इन द वे ऑफ बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्ड. और ये जो राइवलरी क्रिएट हो रही थी वो बाल्कन्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी थी. ईच पावर, रशिया, जर्मनी, England, Austro-Hungary was keen to countering the whole of other powers over the Balkans and extending its own control over the area. और जितनी भी बड़ी पावर थी रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, एस्ट्रो हैंगरी, वो बाल्कन के ऊपर कब्जा करना चाहती थी और उसको अपना जो एरिया था एक्सपेंड करना चाहती थी और उसके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहती थी. दिस लीड टू अ स्टोरी ऑफ वॉर इन दिस रीजन. और इसकी वजह से इन रीजन में बहुत ज़्यादा वॉर क्रिएट हुई और फाइनली इसी की वजह से ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मेन कारण रहा. Nationalism aligned with the imperialism lead यूरोप टू डिज़ास्टर इन 1914. इम्पेरियलिज्म मीन्स साम्राज्यवाद. नेशनलिज्म की भावना को इम्पेरियलिज्म से जब जोड़ने में यूज़ किया गया विच लीड्स टू डिज़ास्टर इन यूरोप 1914, जिसके कारण यूरोप में एक वो डिज़ास्टर का कारण बन गया 1914 के अराउंड. बट द मीन वाइल मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर इन 19th सेंचुरी बिगिन टू अपोज द इम्पीरियल डोमिनेशन. लेकिन इसी बीच
ऐसी कॉलोनीज़ जिनको यूरोपियन पावर्स ने बनाया था 19 सेंचुरीज़ में, उन्होंने इम्पीरियलिज्म को अपोज करना शुरू कर दिया था. द एंटी इम्पीरियल मूवमेंट दैट डेवलप एवरीवेयर वेयर नेशनलिस्ट इन द सेंस that they all struggled from independent nation state and were inspired by the sense of collective national unity and forced in confrontation with the imperialism. और ऐसे बहुत सारे एंटी नेशनल मूवमेंट चलने, एंटी इम्पीरियलिज्म मूवमेंट चलने लगे, जिसकी वजह से नेशनलिस्ट की जो आइडिया था, जो कॉन्सेप्ट था, जो भावना थी, वो हर जगह डेवलप होने लगी. और जो सेंस दे ऑल स्ट्रगल फ्रॉम द स्ट्रगल टू फॉर्म, और जितनी भी उस टाइम के कॉलोनीज़ बनी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया किसको, इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट को बनाने के लिए, अपने अंदर एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी को बनाने के लिए. एंड European ideas of nationalism were replicated for the people everywhere developed their own specific variety of nationalism. और जो यूरोपियन आइडिया था नेशनलिज्म का, वो हर कॉलोनी में डेवलप हो गया, और हर कॉलोनी ने अपनी, हर पावर ने अपनी एक ओन स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म की भावना डेवलप की. बट द आइडिया ऑफ सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू द नेशन स्टेट कम टू बी एक्सेप्टेड इन अ नेचुरल. लेकिन ये भी उन्होंने माना कि जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट थे, वो एक नेचुरल और यूनिवर्सल प्रोसेस होना चाहिए. सोसाइटी का नेचुरल और यूनिवर्सल प्रोसेस है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अगर आप लोगों को क्वेरी होती है तो वो आप ग्रुप पे पूछ सकते हो.